नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके चैनल साहित्य की पंचरत्न पर। चलिए आज हम लोग काव्य शास्त्र के अगले टॉपिक टी.एस. इलियट के सिद्धांत को देखने वाले हैं। इनका दो सिद्धांत है, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा की अवधारणा। तो बने रहिएगा और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको पुरानी वीडियो मिल जाएंगी। तो हम लोग देखते हैं टी.एस. इलियट का निर्व्यक्तिकता और परंपरा की अवधारणा को। आधुनिक काल के प्रभावी कवि, नाटककार तथा समीक्षक टी.एस. इलियट का जन्म अमेरिका में सन 1888 में हुआ था। जन्म सन याद रखना महत्वपूर्ण है, क्रम वाले में अक्सर पूछ देता है। तो इलियट का जन्म कहाँ हुआ था और कहाँ हुआ था ये भी देखिए। अमेरिका से थे ये और 1888 में हुआ था। इलियट ने एजरा पाउंड के साथ मिलकर बिंबवादी आंदोलन का नेतृत्व किया और ये बिंबवाद से भी जुड़े थे। इसके साथ एजरा पाउंड के साथ जुड़कर इन्होंने नेतृत्व भी किया था, याद रखिए। उन्हें 1948 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो नोबेल पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ था, 1948 में प्राप्त हुआ था, याद रखिए। इनकी प्रसिद्ध कृतियों को देख लेते हैं। द लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड प्रूफांक, द लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड प्रूफांक 1915 ईस्वी। द सीक्रेट वुड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया है। द सीक्रेट वुड 1920 ईस्वी। यह भी द वेस्टलैंड 1922 ईस्वी। ये दोनों ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। होमेज टू जॉन ड्राइडन 1924। एलिजाबेथन एसेज 1934 ईस्वी। द यूज ऑफ द पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933 ईस्वी। बहुत सारे उन्होंने रचनाएं की हैं। सेलेक्टेड एसेज लिखे थे 1932 में। पोएट्री एंड ड्रामा 1941 ईस्वी। द थ्री यूजेस ऑफ पोएट्री 1953 ईस्वी। सजेक्टेड प्रोज 1953 ईस्वी। 53 में दो रचनाएं आई थी इनकी। फोर क्वार्टर्स 1942 ईस्वी। मर्डर इन कैथेड्रल, ये भी पूछा जा चुका है। मर्डर इन कैथेड्रल 1935 ईस्वी। द फैमिली रिविनियन 1939 और द कॉकटेल पार्टी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। द कॉकटेल पार्टी भी आ चुका है 1949 ईस्वी में। अन पोएट्री एंड पोएट्स 1957 ईस्वी आदि हैं इनकी रचनाएं। तो आगे चलेंगे, इनकी आलोचना के बारे में देखेंगे, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया इनके बारे में देखेंगे। इलियट की आलोचना का मूल आधार उनका प्रसिद्ध निबंध ट्रेडिशनल एंड द इंडिविजुअल टैलेंट है। तो इनका प्रसिद्ध निबंध है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। और इनका जो यह रचना है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, यह द सीक्रेट वुड में प्रकाशित हुआ था, जिसमें साहित्य की आधारभूत एवं मौलिक समस्याओं पर प्रभावी ढंग से विचार किया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। तो अब इनके निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत को देख लेते हैं धीरे धीरे हम लोग। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, तो टी.एस. इलियट क्या मानते थे? टी.एस. इलियट एजरा पाउंड के विचारों से प्रभावित थे, पता है, बिंबवाद से, जो यह मानते थे कि कवि को वैज्ञानिक के सामने निर्व्यक्तिक या इम्पर्सनल होना चाहिए। उनके मतलब वैज्ञानिक के साथ हम लोग पर्सनल नहीं हो सकते, ये कहते हैं कवि लोगों को। कौन? टी.एस. इलियट जी कवि लोगों को कहते हैं कि वैज्ञानिक के समान उनको निर्व्यक्तिक या इम्पर्सनल होना चाहिए, जो किसी से संबंध नहीं रखते ना इधर उधर। वैसे ही महान रचनाकार निर्व्यक्तिक होता है। कविता भाव की उन्मुक्त अभिव्यक्ति नहीं, वह भाव से मुक्ति है। ये कथन आ सकता है भाई, याद रखिए। महान रचनाकार निर्व्यक्तिक होता है, कविता भाव की उन्मुक्त अभिव्यक्ति नहीं, वरन क्या है? वह भाव से मुक्ति है। वह व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से मुक्ति है। किंतु निश्चय ही जिनमें व्यक्तित्व और भाव है वे ही यह जान सकते हैं कि उनसे मुक्ति की आकांक्षा का अर्थ क्या होता है। उनमें आत्मनिष्ठ साहित्य के स्थान पर वस्तुनिष्ठ साहित्य को विशेष महत्व दिया। तो उन्होंने आत्मनिष्ठ साहित्य के स्थान पर जो वस्तुनिष्ठ साहित्य है उसको महत्व दिया। हम लोग सामने में ये देख आए हैं कि मतलब जैसे वैज्ञानिक होते हैं वैसे होना चाहिए, और वैज्ञानिक पद्धति हमेशा क्या होती है? वस्तुनिष्ठ होती है। तो ये इसीलिए आत्मनिष्ठ साहित्य के स्थान पर वस्तुनिष्ठ को साहित्य को विशेष महत्व देते थे। कौन? टी.एस. इलियट जी। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन रोमांटिक कवियों की व्यक्तिवादिता के विरोध में किया।
जो रोमांटिक कवि होते थे व्यक्तिवाद पर बहुत ध्यान देते थे, उन्हीं के विरोध में इन्होंने किया था इस सिद्धांत का प्रतिपादन। इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने काव्य सिद्धांत को वैज्ञानिक बनाने की कोशिश की। उन्होंने कवि के मन की तुलना प्लेटिनम के तार से की है। और उन्होंने क्या कहा है देखिए, उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड के कक्ष में प्लेटिनम का एक तार डाल दिया जाए तो ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाते हैं, किंतु इस सल्फ्यूरस एसिड में प्लेटिनम का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता, उसमें मिल जाता है, तो प्लेटिनम का तार भी पूर्णतः अप्रभावित रहता है। इसी प्रकार कवि के मन के संपर्क में अनेक प्रकार के संवेदन, अनुभूतियां और भाव आते हैं और नए नए रूप ग्रहण करते रहते हैं, किंतु प्रौढ़ कवि का मन अप्रभावित रहता है। अर्थात रचनाकार जितना प्रौढ़ और परिपक्व होगा, उसमें भोक्ता और सृष्टा व्यक्तित्व का अंतर उतना ही स्पष्ट होगा। तो इलियट के इस सिद्धांत को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट रूप से हम लोग समझ सकते हैं। देखते हैं और अच्छे से समझते हैं इनके निर्वैक्तिकता के सिद्धांत को। इलियट के अनुसार कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं करता, बल्कि वह विशिष्ट माध्यम मात्र है। व्यक्तिगत भावों की अभिव्यक्ति कला नहीं है, वरन उससे पलायन कला है, ये कहा है इलियट ने। इलियट का पहले विचार था कि कविता उत्पन्न नहीं की जाती, उत्पन्न हो जाती, पहले ये बोलते थे, लेकिन बाद में अपने विचार को परिवर्तित कर दिया और क्या कहा, मैं उस वक्त अपनी बात ठीक से व्यक्त न कर सका था। ठीक है, ये कहते हैं। तीसरा नंबर पे है, इलियट के अनुसार निर्वैक्तिकता के दो रूप होते हैं। क्या क्या रूप होते हैं? एक वह जो कुशल शिल्पी मात्र के लिए प्राकृतिक होता है, जो कुशल शिल्पी होता है उसके लिए मात्र क्या होता है, प्राकृतिक होता है, तथा दूसरा वह जो प्रौढ़ कलाकार के द्वारा अधिकाधिक उपलब्ध किया जाता है। दूसरे प्रकार की निर्वैक्तिकता के बारे में देखते हैं। दूसरे प्रकार की निर्वैक्तिकता उस प्रौढ़ कवि की होती है जो अपने उत्कृष्ट और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से सामान्य सत्य को व्यक्त करने में समर्थ होता है। और आगे देखेंगे, इलियट की निर्वैक्तिकता का अर्थ है कवि के व्यक्तिगत भावों की विशिष्टता का सामान्यीकरण। अर्थात जो कवि होता है अपने निजी भाव कविता में अभिव्यक्त करता है और वह भाव इस प्रकार से प्रस्तुत करता है कि वे भाव उसके अपने ही नहीं, जनसाधारण के भाव बन जाते हैं। मतलब इस तरह से वो प्रयोग करते हैं अपने भाव को कि वो लगता है कि वो सभी के भाव को समझ के प्रयोग किए हैं। इलियट ने कविता के 3 स्वर नामक अपने भाषण में, देखिए इनका एक वो था, कविता एक रचना है इनका, कविता के 3 स्वर नामक अपने भाषण में काव्य के 3 स्वर माने हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है सभी के लिए। प्रथम स्वर जिसमें कवि अन्य किसी से नहीं वरन स्वयं से बात करता है, ये तो फर्स्ट हो गया, ठीक है। और दूसरा है द्वितीय स्वर, वह अन्य श्रोताओं से बात करता है, एक तो स्वयं से बात करता है, दूसरा अन्य श्रोताओं से बात करता है। और तृतीय स्वर में कवि स्वयं वक्ता न होकर पात्रों के माध्यम से बोलता, खुद पात्र बन जाता है। ठीक है, तो एक तो स्वयं से बात करता है, एक श्रोताओं से बात करेगा, और एक स्वयं क्या बन जाता है, पात्र बन जाता है और पात्रों के माध्यम से बात करता है। ठीक है, इलियट ने कहा कि कविता स्वयं अवतरित हो जाती है, लिखी नहीं जाती। ऐसी दशा में कवि केवल माध्यम होता है। बहुत अच्छा कहे हैं। और आगे है, इलियट के अनुसार जो कविता केवल कवि के लिए होगी वह कविता नहीं हो सकती। इस प्रकार हम देखते हैं कि इलियट के विचार में महान कला सदैव निर्वैक्तिक होती है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा निर्वैक्तिकता या निर्वैक्तिक क्या होता है। तो आगे चलेंगे इनके अन्य सिद्धांत की तरफ। परंपरा की अवधारणा, इनकी परंपरा की अवधारणा क्या है देख लेते हैं इलियट जी की, बहुत कम है यह, ठीक है। इलियट ने परंपरा को विशेष महत्व दिया है। उन्होंने अपनी पुस्तक आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स, देखिए इनका एक किताब है आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स में लिखा है कि परंपरा से मेरा तात्पर्य उन सभी स्वाभाविक कार्यों रीति रिवाजों से है जो एक स्थान में रहने वाले एक समुदाय के व्यक्तियों के रक्त संबंध को व्यक्त करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो हमारी पुरानी पीढ़ियों से चलती आती रहती है ना, वही सब क्या है, परंपरा है। अर्थात परंपरा का संबंध संस्कृति से है और वह अपनी प्रगति में जातीय जीवन, कला,
दर्शन और साहित्य के श्रेष्ठ अंशों को समाविष्ट करती जाती है, जो समावेशित करती जाती है। जो अच्छी चीज़ होते हैं उसको हम लोग ग्रहण करते जाते हैं ना, आगे आगे वही परंपरा बन जाता है। उसी के बारे में कह रहे हैं इलियट। साहित्य में कवि को परंपरा का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि परंपरा को भुलाकर कवि अपनी ही संवेदनाओं में उलझ जाता है, अपने दुख दर्द की कथा ही लिखता है, वर्तमान की ही बात करता है, तो वह अपने उद्देश्य से भटक जाता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या बता रहे हैं इलियट जी कि हमको परंपराओं का अनुकरण करके भी रचनाएं करनी चाहिए, ना कि वर्तमान में ही तटस्थ रहकर। ठीक है। परंपरा के ज्ञान से साहित्यकार को दो लाभ होते हैं। क्या लाभ होता है परंपरा का? अगर उनको ज्ञान होगा तो उससे यह जानकारी हो जाती है कि उसे क्या करना चाहिए, सही बात है। और दूसरा, उसे यह भी पता चल जाता है कि स्वयं उसकी कृति का मूल्य क्या है जो लिख रहा है वो, तो ये परंपरा से उसको पता चल जाता है। इलियट के अनुसार परंपरा के नाम पर अंधविश्वासों और रूढ़ियों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। परंपरा का ज्ञान इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि उससे हम यह जान लेते हैं कि उसका कौन सा अंश ग्राह्य है और कौन सा त्याज्य है। ऐसा नहीं कि परंपरा का सब कुछ उठाते चले, जो वर्तमान के हिसाब से ठीक हो, जो ग्रहण करने योग्य हो उसी को लो, बाकी को त्याग दो। परंपरा के किस अंश का विद्रोह करना चाहिए, यह भी परंपरा के ज्ञान के बिना संभव नहीं है। तो इलियट परंपरा से प्राप्त ज्ञान के अर्जन और उसके विकास के पक्षधर हैं। परंपरा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हमें यह ज्ञात होता है कि मौलिकता लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जो परंपरावादी होने का अर्थ है कला तथा साहित्य की पूर्ववर्ती धाराओं से अवगत होकर कला एवं साहित्य की रचना करना। परंपरा अतीत को वर्तमान से जोड़कर ज्ञान का विस्तार करती है, सही बात है। जो परंपरा होती है वह अतीत को वर्तमान से जोड़कर नए ज्ञान का विस्तार करती है। तो परंपरा का महत्व का प्रतिपादन करते हुए इलियट ने इस बात पर बल दिया कि कवियों का मूल्यांकन परंपरा की सापेक्षता में किया जाए। उनके अनुसार कोई भी रचनाकार स्वयं में महत्वपूर्ण नहीं होता, वह अपने पूर्ववर्ती कवियों की तुलना में ही अपनी महत्ता सिद्ध कर सकता है। तो ये हो गया इलियट का सिद्धांत। हम लोग आगे देखेंगे अगले टॉपिक पे। ठीक है, ज़्यादा नहीं बचा है काव्य शास्त्र, एक तो कभी और बचे हैं, फिर समाप्त हो जाएगा। फिर इसके हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तब तक धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।